नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान सरकार। आप सभी का आरएस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्री और मेंस के सिलेबस में कॉमन है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले हम देखें कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई, राजस्थान की उत्पत्ति कौन से भूभाग से हुई। तो सबसे पहले हम देखें तो शुरुआत में जो पृथ्वी है उसमें एक हिस्सा था महाद्वीपीय हिस्सा, और ये जो महाद्वीपीय हिस्सा है इसको नाम दिया गया था पेंजिया। और दूसरा इसका जो हिस्सा है, जो महासागरीय हिस्सा है, यहाँ पे जो महासागरीय हिस्सा है इसको नाम दिया गया पेथालासा। देखो याद रखने का तरीका, पेन कहां पे रखते हैं, पेन महासागर पे रखते हैं या महाद्वीप में, तो महाद्वीप पर रखते हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है। तो पेंजिया जो है वो महाद्वीप पे है। अब पेंजिया छोटा शब्द है, पेथालासा बड़ा शब्द है, तो महाद्वीप जो है वो छोटे हैं, महासागर बड़े हैं, मतलब महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। याद कैसे रहेगा, तो आप ऐसे याद रखना 70-30 का अनुपात है लगभग, लेकिन इससे भी थोड़ा सा कम, 30 से भी थोड़ा सा कम है, मतलब मात्र 29% हिस्से पे फैले हुए हैं महाद्वीप और बाकी 71% हिस्से पे फैले हुए हैं महासागर। इसका मतलब पेथालासा का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 73% और पेंजिया का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 29%। अब ये बातें किसने बताई, तो एक महोदय है अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ये सारी चीजें बताई। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने ये चीजें बताई है। नोट्स आपको तैयार नहीं करने हैं, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप प्रेम मैथ्स फैक्ट्री के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। प्रेम मैथ्स फैक्ट्री इस नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने ये सारी बातें बताई कि पृथ्वी है वो मुख्य रूप से पेंजिया और पेथालासा दो हिस्सों में बटी हुई थी, और इन्हीं दो हिस्सों में पेंजिया है वो आगे जाके फिर अलग दो हिस्सों में टूट जाता है। मतलब पेंजिया जो है महासागरीय जो महाद्वीप में जो हिस्सा है वो दो भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद दो हिस्से अलग अलग बन जाते हैं। एक को नाम दिया गया अंगारा लैंड, एक को नाम दिया गया अंगारा लैंड और दूसरा वाला गोंडवाना लैंड। अब याद कैसे रहेगा, तो अंगारा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो जाता है, मतलब गुस्सा आता है तो वो अंगारे की तरह लाल हो जाता है। तो अंगारा, इसका मतलब गुस्सा कहां से प्रतीत होता है, आंखों से। आंखें कहां होती है, ऊपर की तरफ होती है, इसका मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो अंगारे की तरह है, अंगारा लैंड है। तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा हो गया, तो गोंडवाना लैंड। अब ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में महासागर का जो पानी है वो आ जाता है। और कौन से महासागर का, तो जो मूल महासागर था या मुख्य महासागर था वो कौन सा था, प्रशांत महासागर। तो इसी प्रशांत महासागर का पानी बीच में आ जाता है, किसके बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के। और बीच में आते ही इसका नाम हो गया क्या, टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उसी का पानी था, दोनों जमीनों के बीच में आ गया। फिर कालांतर में क्या हुआ, दबाव के कारण से ये वापिस गोंडवाना लैंड है वो अंगारा लैंड की तरफ खिसकता है, और ये जो टेथिस सागर था इसका पानी वापिस इधर खिसक जाता है। और यहाँ पे जो सागर का अवशेष था, जो जलीय अपशिष्ट थे, जो लवणीय पदार्थ थे, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और ऊपर की तरफ बढ़ते गए, और इस टेथिस सागर से फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हिमालय पर्वत का निर्माण इससे हुआ है तो भारत जो है वो तो हिमालय पर्वत के नीचे की साइड में है। इसका मतलब भारतीय जो प्रायद्वीप है वो किससे बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से। अब भारत में ही राजस्थान आता है, तो भारत के बारे में पूछे या फिर राजस्थान के बारे में पूछे, आप कह सकते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया और उनमें चारों हिस्सों में अलग अलग जो 4 हिस्से हैं उनका निर्माण किससे हुआ, तो हम जानते हैं कि जो पूर्वी साइड में राजस्थान है वहां पे मरुस्थल है, और उसके बाद में अरावली है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और यहाँ पे हाड़ौती का पठार है। तो ये 4 हिस्से हैं, कौन कौन से, थार का मरुस्थल, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट में कौन है, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, जिसमें कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी 4 जिले आते हैं। तो ये जो थार का मरुस्थल है और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इन दोनों का निर्माण तो माना जाता है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। और यहाँ पे जो अरावली मतलब जो पर्वत वाला हिस्सा है, पर्वत और पठार वाला हिस्सा है, वो माना जाता है इस कठोर जमीन से, मतलब इस गोंडवाना लैंड से। तो यहाँ पे अरावली का निर्माण और हाड़ौती के पठार का निर्माण की बात करें तो इन दो का निर्माण हुआ है किससे, गोंडवाना लैंड से,
और यहाँ पे पूछा जाए कि थार के मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तो टेथिस सागर से। और वैसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में एक तो थार का मरुस्थल और दूसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ, तो भारत के ज्योग्राफी को या भारत को कई हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हिमालय, दूसरा उत्तर के विशाल मैदान, फिर यहाँ पे बीच में जो पठारी प्रदेश है वो, और यहाँ पे जो तटीय प्रदेश है वो। तो भारत को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे राजस्थान है, इसका मतलब है जो उत्तरी या उत्तर के विशाल मैदान है उसी में से राजस्थान के ये 2 हिस्से आने वाले हैं। तो थार का मरुस्थल और मैदानी प्रदेश है वो भारत के या उत्तर के, भारत या फिर उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है। नोट्स आपको बिल्कुल तैयार नहीं करने हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको केवल क्लास को समझना है और याद करना इन चीजों को। तो सबसे पहले हम बात करें तो पेंजिया और पैथालासम। पेंजिया कितना प्रतिशत है, तो ये 29% है। तो बच गया कितना, 71%। 100 में से 29 निकालो, 71% पैथालासम। पेंजिया टूटा 2 हिस्सों में, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक नाम और है लोरेंशिया, इसको क्या कहा गया, लोरेंशिया भी कहा गया, अंगारा लैंड या फिर लोरेंशिया। उसके बाद में है टेथिस सागर। टेथिस सागर क्या है, आपसे पूछ लिया जाए 15 शब्दों में तो आप लिख सकते हैं कि ये एक भूसन्नति है। ये एक भूसन्नति है जो प्रशांत महासागर का ही हिस्सा थी, मतलब प्रशांत महासागर का पानी यहाँ पे आ गया और बीच में टेथिस सागर का निर्माण हो गया। उसके बाद में पूछा जाए कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है उनमें थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण किससे हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है या जो प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है या गोंडवाना लैंड है उससे, और अरावल ये जो थार का मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण किससे हुआ, तो ये जो बीच में टेथिस सागर है इससे हुआ। और पूछा जाए भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान के हिस्से हैं इनका निर्माण भारत के संदर्भ में किससे हुआ, तो भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर के विशाल मैदान से ही इनका निर्माण हुआ है। तो हमने चर्चा कर ली है यहाँ तक। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति तो हो गई, अब राजस्थान की स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे पहला जो सिलेबस का बिंदु है वो दिया गया है राजस्थान की उत्पत्ति एवं विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार या इसकी जो स्थिति है, स्थिति और विस्तार, स्थिति क्या है मतलब अक्षांश और देशांतर के हिसाब से इसकी स्थिति क्या है। तो बहुत ही ज्यादा आसान, आपको याद हो जाएगा, जैसे अभी तक आपको सारी चीजें याद हुई है वैसे ही आगे की चीजें याद हो जाएगी। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखो 2 प्रकार की लाइनें होती है, जैसे ये पूरी पृथ्वी है या कहें ग्लोब है, इसमें एक तो लाइनें होती है ऐसे खड़ी लाइन, एक होती है लाइनें ऐसे लेटी हुई लाइन। अब ये जो लेटी हुई लाइन है, कौन सी वाली, लेटी हुई लाइन, इनको कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड देखो लेटी हुई है लाइन तो लेटीट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश, अक्षांश। और यहां पे जो खड़ी लाइनें हैं इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर हिंदी में कहेंगे देशांतर रेखाएं। अब ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, और ये जो लेटी हुई या अक्षांशीय रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो देशांतर रेखाएं हैं वो हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जाती है। अब ये गोल गोल पृथ्वी है तो गोल गोल घूमेगी आपके सामने, जैसे पहली लाइन, फिर 1 डिग्री पे एक लाइन, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे चौथी लाइन, 5 डिग्री पे 5वीं। तो ऐसे ही घूमते घूमते पीछे की तरफ जब पूरा चक्कर काटेंगे तो टोटल कितना डिग्री का कोण हुआ, 360 डिग्री का कोण हुआ। तो 360 रेखाएं होती है, कौन सी, देशांतर रेखाएं। कितनी होती है, 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब आप कहेंगे कि 1 डिग्री पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो जो 0 डिग्री है उस पे कौन सी रेखा है, तो आपको पता है कि जो 360 डिग्री वाली रेखा है वही 0 डिग्री पे आके मिल जाती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर को हो या 360 डिग्री देशांतर को हो, दोनों एक ही रेखाएं हैं। अब ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इनका एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हुए दक्षिण ध्रुव की ओर ऐसे काल्पनिक रेखाएं मानी जाती है। तो जो बिल्कुल मध्य वाली रेखा है वो तो ऐसे सीधी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये ऐसे होती है, मतलब बीच में तो इनके गैप ज्यादा होता है और ये ध्रुवों पे जाके मिल जाती है इस प्रकार से। अब ये जो लेटीट्यूड है या अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, तो मैं कहूं कि यहाँ पे जो बिल्कुल बीच वाली है वो 1 हो गई, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 ऐसे, है ना। अब यहाँ पे 90 डिग्री तक तो कितनी होगी, 90 तक 90 होगी कायदे से देखें तो,
लेकिन 90 डिग्री वाली जो रेखा है वो तो एक बिंदु है, एक जो बिंदु होता है वो रेखा नहीं होती है, वो केवल एक बिंदु है। तो हम कहें कि 89 तो इधर होगी, 89 इधर होगी, एक ये जीरो वाली होगी, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 179, क्योंकि 89 तो नीचे की तरफ होगी, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक 89 होगी, और 89 ही इधर होगी, और एक ही 0 डिग्री वाली, एक और 89 तो 90 तो हो ये होगी, और 90 में 89 जोड़ते हैं तो 179। लेकिन कई जगह कई किताबों में 179 प्लस एक इसको भी मान लिया जाए और एक इसको भी मान लिया जाए तो दो और जुड़ जाएगी तो 181, तो कुल 181 ये भी सही है और 179 ये भी सही है। कहा जाए कुल अक्षांश कितने हैं तब तो 181 अक्षांश की बात करें, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश, तो 90 तो इधर हो गए, 90 इधर हो गए, 180, और एक 0 डिग्री वाला 181। लेकिन अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या है वो 179 है, ठीक है। अब राजस्थान की हम स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो राजस्थान है वो कहां से है, तो राजस्थान है वो देखो यहां से है, ऐसे ध्यान रखना लगभग यहाँ पे, क्योंकि विश्व का अगर हम नक्शा बनाए तो जो भारत है वो पूर्वी दिशा में और पूर्व में भी ऊपर की साइड में, क्योंकि ये जो 0 डिग्री है यहाँ पे इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, पूरा समझाऊंगा देखो भूमध्य रेखा, और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री है उसको कहते हैं ऊपर की साइड में तो कर्क रेखा, और नीचे की साइड में है 23.5 डिग्री तो इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखने का तरीका, कैप्री कहां पहनते हैं, नीचे की साइड में, तो नीचे वाली कैप्रिकॉर्न, और कैंसर कहां होती है, ऊपर की साइड में दिमाग में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की साइड में, कैप्री कहां पहनते हैं, नीचे की साइड में, मतलब मकर रेखा नीचे कर्क रेखा ऊपर। और वैसे भी देखें तो क गगड़े में क ऊपर आता है और मैं नीचे आता है, तो मकर रेखा नीचे वाली। अब आप जानते हैं कि राजस्थान है उसके बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब राजस्थान कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। तो विश्व के हिसाब से देखें या ग्लोब के हिसाब से देखें तो राजस्थान की स्थिति आधी पृथ्वी के ऊपर की साइड में है, और ऐसे आधी पृथ्वी करें तो पूर्व साइड में है, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व। विश्व के हिसाब से देखें या कहीं ग्लोब के हिसाब से देखें तो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में हम चर्चा करें एशिया के हिसाब से, तो एशिया महाद्वीप, केवल हम एशिया महाद्वीप ही बनाए जिसमें भारतीय प्रायद्वीप आ जाए और जो एशियाई अन्य देश है उसके हिसाब से देखें, अगर हम इसको दो भागों में बांटें ऐसे, तो भारत है वो इधर आ जाता है, क्योंकि एशिया के दो हिस्से करते ही बाकी देश इधर रह जाएंगे, भारत है वो इधर पश्चिम की साइड में रह जाएगा। लेकिन राजस्थान जो है वो कहां पे आएगा, तो पश्चिम में भी आएगा और नीचे की साइड में भी आएगा। तो एशिया के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान की स्थिति कहां पे है, पश्चिम साइड में और नीचे की साइड में, मतलब दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि भारत है वो नीचे की साइड में आ गया, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों के हिस्से में आ गया, इस कारण से दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में। और केवल भारत की बात करें तो ये भारत का नक्शा बनाएं, अब इसमें राजस्थान इस साइड में आ गया, तो भारत को दो हिस्सों में बांटे, तो उत्तर की साइड में, और ऐसे दो हिस्सों में बांटे तो पश्चिम के साइड में, तो उत्तर और पश्चिम में। तो भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, तो कौन सी साइड में नहीं है, देखो चार हिस्सों में बांटे अगर हम ग्लोब को, तो यहां पे भी राजस्थान है, किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो वी विश्व के संदर्भ में, यहां पे भी है राजस्थान किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में, और यहां पे भी है राजस्थान किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। याद रख लेना वी भा ए, विश्व, भारत और एशिया, ठीक है, विश्व, भारत और एशिया के संदर्भ में राजस्थान की ये स्थितियां हैं, वी भा ए, वी भा ए, ऐसे आप याद रख लेना क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे राजस्थान की स्थिति नहीं है, किसी भी संदर्भ में नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगी इसकी स्थिति। अब हम देखें कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये बहुत ही अच्छा है और सवाल यहां से पूछा जाता है, लगभग सभी परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहां से सवाल कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। अब मैं राजस्थान को अगर बनाऊं तो राजस्थान इस प्रकार से
ये जैसलमेर वाला हिस्सा, ये बांसवाड़ा, और उसके बाद में ये हाड़ौती का पठार वाला हिस्सा, और फिर ये शेष बचा हुआ हिस्सा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक राजस्थान फैला हुआ है। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो ये कौन सी लाइन होगी? देशांतर लाइन होगी। और ऐसे एक लाइन खींचूं तो ये कौन सी लाइन होगी? देशांतर रेखा होगी। अब ये कितनी है और ये कितनी है? तो इधर कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी जो लोग हैं वो काटने को उतारू रहते हैं कि कैसे कोई राजस्थानी या भारतीय इधर आए और हम काट दें। तो काटने से याद रह जाएगा कटरा। तो यहाँ पे एक जगह है कटरा जो राजस्थान की इधर वाली पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, या कहें कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो कौन सा है? कटरा। ठीक है। अब इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो ये 69 डिग्री और 30 मिनट है। 69 डिग्री 30 मिनट है। और यहां पे देखना, याद रखने का तरीका, जैसे ये काटने की कोशिश करते हैं तो यहां से 7-8 लोग आते हैं, एक साथ में भाग के आते हैं कि बचाओ इनको। तो 7-8 एक साथ, 7-8 एक साथ, मतलब 78 डिग्री 17 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक है। लेकिन ये जो स्थिति है वो ग्लोब के अनुसार देखी जाती है। तो ग्लोब के अनुसार या विश्व के अनुसार देखें तो राजस्थान यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो देशांतर होगा वो पूर्वी देशांतर होगा। तो पूर्वी देशांतर। और ये भी कौन सा होगा? ये भी पूर्वी देशांतर, क्योंकि राजस्थान की शुरुआत भी पूर्वी देशांतर में और इधर पूर्वी जो हिस्सा है वो भी पूर्वी देशांतर में, दोनों ही पूर्वी देशांतर में आएंगे। तो ये भी कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। अब ऑप्शन में लिखा हो 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पूर्वी देशांतर में आएंगे। ये पश्चिमी सीमा है, लेकिन ये आएगा कौन से देशांतर में? तो पूर्वी देशांतर में आएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट बिंदु है वो कितना है? तो आप जानते हैं शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ये लो जी, यही हो गया आपके लिए 23:03, 23 डिग्री 3 मिनट। ध्यान रखना है 23:03 है ये 23:30 नहीं है, 23:03 है। और वैसे भी देखा जाए, अगर ये याद हो जाए तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। बताओ कैसे? देखो 23 कितना होता है? 69। 23 69। अब यहाँ पे 03 है और यहाँ पे उल्टा कर देना इसे 30। ठीक है, याद हो गया? तो ये शहीद दिवस से याद रख लेना। शहीद दिवस होता है 23 मार्च को। भगत सिंह को फांसी इसी दिन लगाई गई थी, तो 23 मार्च, 23 मार्च याद रह जाएगा। अब यहाँ पे 23 मार्च याद रखा, तो यहाँ पे याद रखना 30 दिसंबर। कैसे? टोटल दिन कितने होते हैं महीने में? 30। और महीने कितने होते हैं? तो 12। तो 30 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है। अब आपको एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है टोटल, तो आप 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को घटा के बता सकते हैं। तो ये दोनों के बीच की जो लंबाई है उसको याद रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप घटा के देख लेना, ये 4 बिंदु याद कर लो। 78 17 में से घटाएंगे 69 30, 17 में से 30 घट नहीं रहा, तो हम इधर से 1 डिग्री उधार लेते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है। 60 मिनट और 17 मिनट हो गए 77 मिनट। 77 मिनट में से 30 मिनट घटाएंगे तो 47 मिनट, और उसके बाद में 78 में से 1 चला गया तो बच गए कितने? 77। 77 में से 69 घटा लेना, तो आपके आसानी से आ जाएगा। ठीक है, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश कौन से? ये अक्षांश और ये अक्षांश। तो 30 12 में से 23:03 घटा देंगे, तो 12 में से 3 जाएगा, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9। और 30 में से 23 जाएगा तो 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट, 709। ध्यान रखना 709। अब यहां पे आपको लंबाइयां याद रखनी है। एक तो है, देखो आप जानते हैं राजस्थान की ये लंबाई ज्यादा है, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है वो कम है, या कहें राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। तो ये तो है 869। कैसे याद रहेगा? इधर क्या है? 69। 69 है, इसका मतलब ये 69 आएगा इसमें, 869। और ये कितना है? 826 है। ये कितना है? 826 है। अब एग्जामिनर आजकल और भी शाना हो गया, आपसे
ऐसे भी पूछ सकता है, ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है। तो देखो याद रखने का तरीका बता देता हूं, ये बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले हम याद रखेंगे, देखो ऐसे यहां से शुरुआत करेंगे, ये जो दूरी है मतलब ऐसे इस साइड में, तो आप ऐसे रखेंगे, उसके बाद में ऐसे चलेंगे, उसके बाद में ऐसे चलेंगे और उसके बाद में ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, आपको शुरुआत ऐसे करनी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में आगे की संख्या लिखेंगे। तो इधर पाकिस्तान है, इनका लकी नंबर होता है 786, इससे 2 कम कर दो तो 784, ये कितना हो गया 784। उसके बाद में आप ऐसे जाएंगे, आप जानते हैं 826 है, तो ये हो गया 826। उसके बाद में आप ऐसे आएंगे तो संख्या और बढ़ेगी, 826 के बाद में बढ़ाएंगे तो 850 कर देंगे, 850। और उसके बाद में आप ऐसे आएंगे, मतलब ये वाली दूरी, तो ये हो जाएगी 869, ये वाली। अब देखना, इसका मतलब है ये दूरी, अर्थात ये तिरछी दूरी। तो ये दूरी कितनी है, तो 786 की बजाय 784 है। उसके बाद में ये 826, इसका मतलब ये होगी 826। उसके बाद में 826 से ज्यादा आएगी तो 850। ये जो दूरी है वो 850 है, और यहाँ पे कितनी होगी 869 होगी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कितने किलोमीटर है, तो 784 किलोमीटर है। अब यहाँ पे कौन कौन से बिंदु है वो भी याद कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कटरा, ये कहाँ पे पड़ेगा, जैसलमेर में, क्योंकि सबसे लास्ट में है जैसलमेर। इधर तो कटरा, इधर वाले काटेंगे तो इधर वाले सिएंगे, मतलब सिलाना। इधर वाले काटने के लिए तैयार है तो इधर वाले वापिस सिलने के तैयार है, तो ये सिलाना। अब ये सिलाना कहाँ पड़ेगा, तो धौलपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सा गांव है, तो कोणा गांव। कौन से वाला, कोणा गांव। और ये कहां आएगा, तो गंगानगर में, श्री गंगानगर। और यहाँ पे कुंड, देखो नीचे की साइड में पानी का कुंड बनाया रहता है, ऐसे कुंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कुंड, बोरकुंड या बोरकुंडा, बोरकुंड या फिर बोरकुंडा। कहां पे पड़ेगा, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कौन सी तहसील में, तो कुशलगढ़ तहसील में। एकमात्र राजस्थान की तहसील जो इस वाली रेखा के नीचे है। कौन सी वाली रेखा के नीचे है, ये कौन सी रेखा है, ये नहीं आएगा, यहां तक ही आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से नीचे की तरफ है एकमात्र तहसील कुशलगढ़। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतने सारे डाटा याद किए। अगर ये डाटा आपको अच्छे लगे हैं तो मेरा मकसद केवल मेरी तैयारी और आपकी तैयारी है। हमें कोई मतलब नहीं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, हमें बस तैयारी करनी है और नोट्स के माध्यम से हमें पढ़ना है। व्यवस्थित रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो श्योरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम रेगुलर क्लासें लेंगे और हम तैयारी करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा इस बार आरएस मुख्य परीक्षा।